हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 10 सितंबर है, 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला है कोड सेगमेंट, सेकंड वन इज द डायमेंशन फैक्ट्री एंड द थर्ड वन इज जो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस से मैं कवर करता हूँ। एंड उसके साथ साथ उन्हीं आर्टिकल्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के लिए, आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन, मेंस के प्रिपरेशन के साथ चले, वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड जितना क्वेश्चंस इनकलकेट कर पाऊँ एंड उन क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व कराता हूँ हियर ओनली इन दिस वीडियो एंड आंसर्स भी बताता हूँ। इसके अलावा जो है मेंस के लिए वैल्यू जो है एडिशन भी करवाता हूँ, एक प्रॉपर एक अलग से आर्टिकल में डालता हूँ जिसको आप एग्जाम्पल्स के लिए, डेटा के लिए, फैक्ट्स के लिए अपने मेंस के आंसर में यूज कर पाओ। ठीक है, करंट अफेयर्स का रेलिवेंस होता है ना मेंस के आंसर्स में, तो इसीलिए मैं उसको अलग से सेपरेट बताता हूँ। ठीक है, आज का 5th आर्टिकल है जो कि मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, इस पे आएंगे। तो कोड सेगमेंट पे चलते हैं। कोड सेगमेंट पे चलने से पहले आई वुड लाइक टू से कि आज का जो द डायमेंशन फैक्ट्री ना थोड़ा यूनिक है। यूनिक इस सेंस में है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इनिशियली जब वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना तो उन्हें दिक्कत आती है क्वेश्चन के डिमांड को समझना एंड किस तरह से आंसर को आप स्ट्रक्चर करोगे ना। एक सबको पता है कि स्टैंडर्ड तरीका होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, बट इंट्रोडक्शन के बाद जब बॉडी में आते हैं तो पहले आप डिमांड समझोगे क्वेश्चन के, तभी तो आप बॉडी को सही से स्ट्रक्चर करोगे। उसमें उसके अंदर जो आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स दोगे या डिवाइड करोगे बॉडी को मल्टीपल डायमेंशंस में, वो पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझोगे तभी तो कर पाओगे। तो इसी चीज़ का एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा एंड आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप साथ साथ ब्रेनस्टॉर्म करो एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं मेंस में उसी को यूज करते हुए मैं टीच करूंगा आप लोगों को कि कैसे किया जा सकता था इसको ब्रेनस्टॉर्म एंड इसके डिमांड पे कोड डिमांड को कैसे हिट किया जा सकता था। तो आज थोड़ा नया है, थोड़ा डिफरेंट है एंड टॉपर्स कॉपीज वाला जो तरीका है वो फिर हम रिज्यूम कर लेंगे 1 या 2 दिन में। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू शो दिस कि कैसे जो न्यू कमर है, बिगिनर है, इवन जो वेटरन है उनको भी दिक्कत आती है कि मैं लिखूं क्या। अगर एक ही डिमांड की बात हो रही है तो मैं 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स को कैसे एक ही डिमांड से एड्रेस करूँ, कैसे रेलिवेंट रहूँ, क्वेश्चन के जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से लिखूँ। तो वो एड्रेस करने की आज मैं कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई टू टीच यू। सेकेंडली, थोड़ी सी आवाज़ डाउन है। इसका रीज़न है कि अगेन दिल्ली की जो वेदर है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नॉट ओनली द क्लाइमेट एंड वेदर, उसके साथ साथ मानसून में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट आई एम फेसिंग इशू एंड पोस्ट दिस वीडियो आई विल कंसल्ट, मतलब डॉक्टर के पास जाऊंगा, देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कमिटमेंट करी है तो कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। एंड आते हैं सीधा आज के पहले सेगमेंट पे। सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दो, ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए क्योंकि मेहनत करते हैं, कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को मतलब बस इतना सा कर दो ना। एंड ऑल्सो आज जो ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना उसको ना प्रॉपरली मुझे कुछ कॉपी सेंड करोगे बिटवीन 7 to 9 PM। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। सिंपल सा कोट है, 2024 मेंस ऐसे पेपर में आया है। आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि आप लोगों ने कर लिया है, कल ही दिया था मैंने, आज के लिए तो ये है, इस पर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है कि लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस वाले जितने भी आइडियाज़ हैं ना वो सिंपल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है इक्वालिटी। क्या मतलब होता है इक्वालिटी का? सिंपल मतलब है इक्वालिटी का कि हर कोई इक्वल है, मतलब हर ऑल जो ह्यूमन बींग्स हैं ना सब इक्वल है। अब तो ह्यूमन बींग्स तक रहा नहीं, अब तो इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड किया जा रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, खास करके फ्लोरा, फौना, बायोडाइवर्सिटी, सबको मतलब कि इंक्लूड किया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो बेसिक्स है ना, इक्वल है। अब बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे, इस चीज़ को अगर माने तो इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे कि हमारे लिए जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी को हमने बैन किया जो कि एक प्रैक्टिस था। वुमेन के लिए चीज़ें हमने कोशिश की कि उन्होंने उनके लिए चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो और वो और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पार्टिसिपेट करे। देन यही एग्जाम्पल इक्वालिटी का अगर हम इंटरनेशनली जाएँ तो जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ अपार्थाइड मूवमेंट, या अमेरिका में हुआ जो ब्लैक वर्सेस जो स्लेवरी थी, मतलब ब्लैक्स के साथ जो उन्होंने स्लेव्स बना के रखा जाता था या मिस ट्रीटमेंट किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें, मतलब एक सिंपल सा आइडिया है इक्वालिटी, बराबरी है, बहुत सिंपल, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं या कितने मैटर करते हैं ये आप खुद जानते होंगे। मतलब थोड़ी सी बेसिक मैंने बताई। अब इसमें इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स हैं, मतलब कि वर्ल्ड चेंजिंग जितने भी आइडियाज हैं ना आर नॉट कॉम्प्लेक्स बट रैदर सिंपल, बहुत बेसिक होता है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। पहला है वी हैव आइडियाज़ का क्या मतलब होता है। यार मैं एक चीज़ कहूँगा आप लोगों से, ये जो मेरे साथ कोट आप लोग सेगमेंट करते हो ना, तो ये जो खास करके कीवर्ड्स को ब्रेक करते हो ना उसके जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, इसको ना कहीं लिखते जाओ। बाद में ना ऐसे के पेपर में, ऐसे के पेपर में ना हमारे पास नोट्स नहीं होते हैं, बस 2-3-4 चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं 8-10 पेजेस में या टॉपर्स कॉपी से एंड बस चले जाते हैं। कितना हाई रिवार्डिंग एंड कितना ज़्यादा कम टाइम लेता है ये पेपर, कोई बहुत समय नहीं देता है। तो ये अगर आपके पास इस तरह से मल्टीपल इंटरप्रेटेड रहेगा ना कॉन्सेप्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इसी थीम पे ना मल्टीपल टाइम्स आएगा क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के ऐसे पेपर में। तो आइडियाज़ का क्या मतलब है, इसको जॉट डाउन करते जाना, इकट्ठा करते जाना, इससे के हिसाब से ही करूँ। आइडियाज़ का मतलब लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ क्या मतलब है, और सिंपल मतलब ऑलवेज सिंपल या सिंपल कह लो,
तो उसका क्या मतलब है, तो आइडियाज का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट, नोशंस, होता है ना, धारणा क्या है, थॉट्स, विजन, पर्सपेक्टिव्स, डॉक्ट्रीन्स, बिलीव्स, किसी का बिलीव क्या है, ठीक है। लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है कि जिसका फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़े, या मैसिव इम्प्लीकेशंस हो जिनके, या लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशन हो, लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस, वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट आउटकम्स हो, ठीक है। ये आपका लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है। एंड देन वी हैव सिंपल या ऑलवेज सिंपल, जो है इसको हम कलेक्टिवली भी ले सकते हैं। इसका मतलब है क्लियर कट, ऑन अनकॉम्प्लिकेटेड, ईजी, बेसिक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं, सीधा बता दिया, ठीक है। तो ये है पूरा आपको हमने इसे ब्रेक किया। एंड देन वी हैव इक्वालिटी, मतलब एग्जाम्पल में मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके निकलेंगे, मतलब हर डायमेंशन में इतने सारे एग्जाम्पल हैं, भतेरे एग्जाम्पल्स निकलेंगे। ये तो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नॉन वायलेंस भी एक सिंपल सा आइडिया है, बट इसका कितना इम्पैक्ट है और कितना यूजफुल इसका मतलब कि कितना यूजफुल है ये आइडिया, कि हमने पूरा एम्पायर को हमने मतलब कि हिला के रख दिया कि आप मुझे मार भी नहीं सकते और मैं अपनी चीज़ों को मतलब अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे रेज भी कर सकता हूँ, हमें जो दिक्कत है उसे मैं अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ, हमारे जो इंटरेस्ट है उसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, और महात्मा गांधी इसको इतने यूजफुली से यूज़ किया एज अ टूल। तो हमारे इस मतलब कि एंशिएंट टेक्स्ट से निकला है, एंड गांधी यूज्ड इट ब्यूटीफुली, एंड अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। आज भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर हुआ, या और भी अक्रॉस द वर्ल्ड आप शो कर सकते हो। तो छोटा सा सिंपल सा आइडिया है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस कितना बड़ा है। मैं अभी ये एथिकल वैल्यूज की ही बात कर रहा हूँ। आप ना साइंस में जा सकते हो, इकोनॉमी में जा सकते हो, पॉलिटी में जा सकते हो, ज्योग्राफी में जा सकते हो, मतलब जहां भी जाओ, हर सब्जेक्ट में आपको दिखेगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यही था आज का पूरा ये डिस्क्राइब मतलब इस ऐसे का मतलब कोड सेगमेंट का पूरा लिखा जोखा। देन वी हैव आज के लिए आपको इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड ये वाला कोट भी, इसकी जो मीनिंग है ना, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं मेंस में। अगर एक बार ऐसे कोट पे क्वेश्चन मतलब आपने इसे लिख लिया है ना, तो आप फिर पूरा चिल्ड होके, रिलैक्स होके जा सकते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में। ऐसे ही थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं कि छोटी चीज़ों का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये है एक। दूसरा है कि जो डाउटर है, जो मतलब कि अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों के लिए सही नहीं है अभी के लिए। तो जो क्वेश्चन उठा करता है, जो मतलब कि जिसके पास डाउट्स हैं, मतलब सिंपल वे में, तो वही ट्रू मैन ऑफ साइंस है। मतलब कि साइंस क्या है, खोज है, डिस्कवरी है, जो हिडन सीक्रेट्स है नेचर में। तो डाउटर जो है, अगर सीक्रेट नहीं, मतलब उसे डाउट नहीं होगा, वो सब चीज, हर चीज को जैसे बताया जा रहा है वैसे ही ले लेगा, तो फिर तब तो कोई डिस्कवरी ही नहीं होगी। आज हम चांद पे या कहीं मार्स पे जा रहे हैं, या सोलर सिस्टम से बाहर भी जा रहा है हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्वेश्चन मार्क नहीं कोई करता या क्वेश्चन नहीं उठाता। तो यही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इस थीम पे दिखेंगे ऐसे में। ओके, आते हैं हीट मैप जो है, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया है ग्रुप में, आप देख सकते हो ज्योग्राफी का, जो हमारा ग्रुप है 16,000 प्लस बच्चों का। सो लेट अस स्टार्ट। आज का आपके लिए सिंपल सा है, वीडियो पॉज करना है, जो बोलता जाऊंगा करते जाना, यही सेम पेज आज आपको 7 to 9 PM हमारे ग्रुप में आज इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। ओके, सुन लीजिए, अभी मैं बोलूंगा जब वीडियो पॉज करने तब कर लीजिएगा। हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ, बस हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ताकि आप ये एस्पेक्ट को ना देखो अभी बस क्वेश्चन देख के आप सब सोचो कि एग्जाम हॉल में बैठे हो, सोचो कि मेंस दे रहे हो, क्या करते हैं आप, सिंपल वे में बताइए। 10 मार्कर है, और अभी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, बस बॉडी पार्ट में मैं कितने डायमेंशन में ब्रेक कर सकता हूँ, कितने हेडिंग्स में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, या पहले सबसे पहले ये समझना है कि कोर डिमांड क्या है इस क्वेश्चन का। सो लेट अस सी व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, मतलब कि प्योर ज्योग्राफी है इधर। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दो चीजें मुझे बतानी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है, एंड सेकेंड थिंग इज कैसे ये अफेक्ट करता है साइक्लोन फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे 10 मार्कर में क्या हम दो मतलब कि हेडिंग्स के थ्रू जा सकते हैं ना, दो कोड डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, हर एक में 3-4 पॉइंट। यहाँ पे तो पॉइंट नहीं, आपको डिस्क्राइब करना कि क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम शो कर सकते हैं, गेटिंग। एंड शुरू में ही डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, इस फेनोमेना को पहले डिमांड में एड्रेस कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है सी सरफेस टेम्परेचर राइज। फाइन, ठीक है। या एक और डायमेंशन ब्रेक किया जा सकता था कि इसका जो इंपैक्ट साइक्लोन पे पड़ रहा है, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगेन क्लाइमेट चेंज से जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन से उसको एड्रेस कर सकते हैं। छोटा सा वे फॉरवर्ड, क्योंकि एक तरह का इशू है, बट इस क्वेश्चन में ना आपको दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड दो चीजें पूछी, 10 मार्कर है, कोई भी ब्रेक कर देगा अगर उसके पास नॉलेज है तो, ठीक है। आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। यहां पे मुझे देखना है, अब ब्रेनस्टॉर्म करो, मैं अब बता रहा हूं, ब्रेक करो, क्वेश्चन पढ़ो ये सेकंड, एंड बताओ कि क्या करो, क्या करते हैं आप, बॉडी पार्ट में क्या करते हैं आप, कैसे ब्रेक करते,
10 मार्कर है, कैसे ब्रेक करते? दो एस्पेक्ट तो टच करते ना एटलीस्ट, तो कैसे करते बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स। एक क्वेश्चन है व्हाई जो ये माइग्रेशन होता है, मेनली जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, खास करके माइग्रेशन जो है इट इज टुवर्ड्स लार्ज सिटीज ज्यादा होता है, तो क्यों ये अट्रैक्ट करता है मोर देन स्मॉलर टाउन्स? देखो यहाँ पे कंपैरिजन है, लार्ज सिटीज में क्यों लोग आते हैं? लोग क्या होता है, रूरल इलाके से या अर्बन इलाके से, मतलब स्मॉल टाउन एरिया से लोग आते हैं टू द अर्बन सिटीज जो मेट्रोपॉलिटन है, वो क्यों आता है? एंड डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो ये बस इस चीज को ना सप्लीमेंट कर रहा है, ये बताना है डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपेक्ट में। यहाँ पे ये सेकेंड डिमांड नहीं है, डिमांड एक ही है। अब बताओ इसको कैसे तोड़ोगे, ये मुझे जानना है, मैं देखना चाहता हूँ आपकी क्रिएटिविटी, ये मुझे दिखाना आज के कॉपी में, एंड देखूंगा मैं हर एक बच्चे का जो सबमिट करेगा ईमानदारी से। अभी पॉज लो, बताओ कि कोर डिमांड जो क्वेश्चन का होगा उसमें कैसे दो हिस्सों में ब्रेक करोगे? एटलीस्ट दो हिस्सों में 10 मार्कर में हम करेंगे ना, कैसे करोगे बताओ? टेक योर टाइम, और मैं अपने साइड से बता देता हूं। आपने, मैं आई होप कि वीडियो पॉज कर लिया हो, मुझे सॉल्यूशन भी बताना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन। सिंपल है कंपैरिजन, ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ब्रेनस्टॉर्म करने से पहले ही बता दिया। कर लिया ना ब्रेनस्टॉर्म? नहीं किया तो फिर जाओ करो, डायरेक्ट वीडियो नहीं देखनी है, सिखाना है मुझे, खुद से अपनी बुद्धि लगाओ, तभी सीखोगे, तभी ग्रोथ होगा। देख देख के बस जो बता रहे हैं उससे ग्रोथ नहीं होता है। वही है ना साइंस वाला जो अभी था, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। हाँ जी, तो आते हैं। सो हमें यहाँ पे कोर डिमांड जो है ना, बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये शो करना है कि बड़े सिटीज में क्यों जाते हैं, ये मेजर है। और द सेकेंड डिमांड यहाँ दिखाने की जरूरत है जो हिडन है, या कह लो यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल लीव दिस थिंग, कि स्मॉलर सिटीज में, सब अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में क्यों नहीं जाते हैं, ये भी दिखाना है। दिस वाज हिडन। एंड 10 मार्कर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बॉडी में दो हिस्सों में बांटो बॉडी को। पहला हिस्सा इज द कोर डिमांड एंड द सेकेंड, वैसे तो यहाँ पे दोनों हिस्से बता दिए गए हैं, यहाँ पे नहीं बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है, तो बच्चे फंसेंगे, गच्चा खाएंगे। यहाँ पे वो 6-7 पॉइंट्स निकाल देंगे एंड देन सीधा आ जाएंगे, मे बी वे फॉरवर्ड एक लिख दे, क्योंकि काइंड ऑफ ये एक तरह का इशू भी है कि लार्जर सिटीज में इतना इन्फ्लक्स हो रहा है पॉपुलेशन का, जिसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चलो रूरल माइग्रेशन होता है टू दी अर्बन एरियाज, उसका हर जगह होता है, बट अगेन इट शुड बी इन दिस मैनर की सस्टेनेबल वे में हो और हर जगह लोग जाएं। तो हमें अपने स्मॉल टाउन को या हमारे अर्बन एरियाज जो है उसको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि माइग्रेशन उधर की और भी हो, मतलब वो भी मतलब कि एम्पावर्ड हो, स्मॉल टाउन्स भी एम्पावर्ड हो। तो एक छोटा सा वे फॉरवर्ड भी निकल सकता है, जिसे आप कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते हो, एक दो लाइन की, एक दो स्कीम्स, या ये मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की है ना, एक डिस्ट्रिक्ट वन इस तरह से प्रोडक्ट करके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे अभी आंसर डिस्कस नहीं करना, मुझे बस बताना है कोर डिमांड कैसे एड्रेस करते हैं। चलो कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स। बहुत ज्यादा न्यूज में है, मैंने 2 दिन इसको कवर भी किया ना, एक्सप्लेन तो आपको डायरेक्टली पता ही है। अब यहाँ पे क्या है, एक ही डायमेंशन है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लीजिए, बताओ कि कैसे ये 10 मार्कर क्वेश्चन को एड्रेस करोगे, तो बॉडी को किस तरह से ब्रेक करोगे, चलो बताओ। एंड प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आपको ये क्लाउड बर्स्ट का अगर नहीं पता है, एक आइडिया नहीं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी। बट अभी के लिए आप मान लो कि आपको क्लाउड बर्स्ट पता है, नहीं भी आता है तो पता है। मैं अभी आंसर नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बॉडी कैसे 2 हिस्सों में ब्रेक करोगे, 2-3 हिस्सों में कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है, सो दैट आपके पास पॉइंट्स की कमी ना हो। ऐसे एक हिस्सों में ब्रेक करके कितने पॉइंट जनरेट कर पाओगे, 5-6, यहाँ आते आते फिर दिक्कत होने लगती है। लेकिन 2 हिस्सों में ब्रेक करने से ये भी दिखता है कि आप मल्टीपल डायमेंशन दिखा रहे हो, सेकेंडली आपके पास पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं दिखाने को, ठीक है, तो पेज भरना भी होता है ना। हाँ, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट ना हो, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हो। सो बताइए कि व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, यहाँ क्या करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पे पहले तो बॉडी इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है क्या होता है, अगर पता है तो देन कोई रिसेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं, या रिसेंट एग्जाम्पल से हम शुरू कर सकते हैं जो अभी हो रहा है मानसून सीजन में, हर साल होता है ना, इन हिमालयाज, या समटाइम्स यू विल सी इन द वेस्टर्न घाट ऑल्सो, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में भी दिखता है। तो हम इसको शो कर सकते हैं एंड देन आ सकते हैं फेनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब आपको तरीका बताना है, मतलब कि कैसे होता है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे। तो अगर आपने डिफाइन इंट्रोडक्शन में कर दिया तो फेनोमेनन एक्सप्लेन कर दो कैसे होता है, किस तरह से क्लाउड जो है मतलब कि ओरोग्राफिक रेन होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर बहुत कम समय में रेनफॉल होता है, ये एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट ये फेनोमेनन हुआ। देन सेकेंड पार्ट में ये आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट वी कैन डू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू, कि इस इतना ही एक्सप्लेन करके वो छोड़ देंगे, पेज किसी तरह भर देंगे। लेकिन व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट डू इज
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले आपने फेनोमेनन एक्सप्लेन कर दिया, साइंस उसके पीछे का, ज्योग्राफी उसके पीछे का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं क्लाउड बर्स्ट का, कि कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मतलब क्या होता है वो तो कर दिया, कहाँ होता है, और इसको इम्पैक्ट पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे से कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हम दिखा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हुए 3-4 पॉइंट्स निकाल दो, ठीक है, एंड देन उस पे उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है पैरेलली उसको लिंक कर दो। तो दोनों चीजें हो गई, एक तरफ फेनोमेनन, पहला मेजर बॉडी का पार्ट जिसे आपने एक्सप्लेन किया, एंड द सेकंड पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे प्योर ज्योग्राफी वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना, तो यही अप्रोच हम अपनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्विस्टर, why are the majority of the twisters observed in the areas around the Gulf of Mexico? देखो ये 15 मार्कर है, 15 मार्कर में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बॉडी को 3 हिस्सों में बांटे, ठीक है, 3-4 पॉइंट हर बॉडी के हिस्सों में हम जनरेट कर पाए, ऐसे यूजुअली होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, और मैंने इसको इसीलिए डायरेक्टली इसी पे आ गया, इसका रीजन है, इससे सीधा इस पे आ गया, इसका रीजन है कि कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। ट्विस्टर का मतलब टॉर्नेडो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टॉर्नेडो के बारे में पता है ना, थोड़ा सा सुना होगा ना नाम, नहीं आता है कोई बात नहीं। सो व्हाट इज ट्विस्टर, मतलब कि टॉर्नेडो क्या है, एंड व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ द ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन द एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखो ये ट्विस्टर क्या है, इंट्रोडक्शन में शुरू कर सकते हो, कोई रिसेंट अगर टॉर्नेडो का इंपैक्टफुल जिससे ह्यूमन लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा उसके बारे में बात कर सकते हो, देन बॉडी में आते हैं। अब यहाँ पे अगेन जैसे क्लाउड बर्स्ट फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया कैसे होता है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, यहाँ पे कम जोर देना, ज्यादा स्पेस नहीं है, मेन है कोर डिमांड। थर्ड इज कि क्यों गल्फ ऑफ मैक्सिको में ज्यादा दिखता है, मतलब दुनिया के और हिस्सों में भी होता है बट ये ज्यादा गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्यों दिखता है, इसको बताना है, इसमें थोड़ा ज्यादा इंफेसिस करना है इस पे। तो यहाँ पे आपने 2 चीजें यहाँ पे कर दी एड्रेस, तो आपके पास स्पेस जो है ना अब आप फील कर सकते हो इजिली, एंड देन यू कैन कम टू द वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आओगे, यहाँ पे क्या ये मोस्टली नेचुरल ही होता है, तो आप क्या ही कर लोगे। क्लाउड बर्स्ट भी इसको ना हर चीज को ना जरूरी नहीं है कि उसको ग्लोबल वार्मिंग से टच किया जाए, ये प्रोसेस पूछ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको बस दिखाना है प्रोसेस, हर चीज को जरूरी नहीं कि ह्यूमन जो इशूज फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से मॉल्ड किया गया पहले को कि आप इसको टच करो इन ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उस एस्पेक्ट में, कि सी सरफेस टेम्परेचर का पूरी ह्यूमैनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस तरीके से मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, या उसको हाँ इंपैक्ट से कनेक्ट करना चाहो तो कर दो, एंड देन ये मैक्सिको में क्यों होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपके पास 2-3 पॉइंट्स है तो उसको बता दो। एंड ऐसे क्वेश्चंस में, ज्योग्राफिक क्वेश्चन में एक डायग्राम तो आएगा ही, ठीक है, हर हाल में एक डायग्राम आएगा। ट्विस्टर क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है, इसका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका आना चाहिए। और भी क्वेश्चन है देखोगे तो, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है ना, अब देखो इस क्वेश्चन में भी कोल्ड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और बोरियलिस। अब यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन करना है कैसे होता है, क्या होता है, एंड देन यहाँ पे मेन रीजन है ट्रिगर करना। 15 मार्कर है तो वही है, दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कंबाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए, उसको इंपैक्ट से लिंक कर दीजिए, एंड देन कम टू द हाउ आर दिस ट्रिगर्ड। ये मेन डिमांड है, वन ऑफ द मेन डिमांड इसके साथ, तो इसको शो कर दीजिए 3-4 पॉइंट्स में या 5 पॉइंट्स में, अगर जितने भी जनरेट कर पा रहे हो। अब मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे आप फेस करोगे दिक्कत, और ये मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट वन इज आप लोगों से यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन, मतलब ये तो मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन मैंने ब्रेनस्टॉर्म करवाया, ठीक है, ये करवाया, सेकेंड, थर्ड, 7th, ये तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, ये भी शायद एक्सप्लेन ही कर दिया 7th को भी। ये क्वेश्चन आप करो अच्छे से, ये भी तो एक तरह से प्योर ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। मैं कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये देखो 15 मार्कर है, ध्यान रहे, बॉडी को 3 हिस्सों में मेनली बांटा जाता है, टॉपर्स कॉपीज में देखोगे तो क्लैरिटी मिलेगा। अब यहाँ देखिए, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। 15 मार्कर है, देखो यहाँ पे ये डिमांड आपको लग रहा है कि डायरेक्ट पूछ रहा है यूपीएससी, नहीं, ये बता रहा है कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इसने बता दिया कि डिक्लाइन पे, सीरियस डिक्लाइन पे, और हाउ मे इट अफेक्ट द बॉडी, अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो मेन जो एक ही पूछ रहा है, अब 15 मार्क के क्वेश्चन में कैसे करोगे इसको, कैसे 3 हिस्सों में बांटोगे बॉडी को, बताओ मुझे, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, टेक योर टाइम, टेक 2, 3, 4, 5 मिनट्स। मेरे लिए इजी है कि एक टॉपर की कॉपी लाओ, आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करवाओ, यही करता आ रहा था, बट मुझे अगेन लगा कि अगर डिमांड कोर डिमांड हिट करना स्पेसिफिकली ना बताऊं तो कैसे होगा, खास करके ज्योग्राफी में इशू आता है, मैंने भी फेस किया, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, बताइए कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल गंगेटिक वैली में इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन एंड हाउ इट मे इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। टेक योर टाइम, मैं अभी रुक जाता हूँ, करो ये वाला, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मजेदार भी लग रहा है। चलो
वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, मैं अब बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीरियस डिक्लाइन पे है, तो ये आपसे पूछ नहीं रहा है यूपीएससी, बट आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि 15 मार्क है। इंट्रोडक्शन में बताओ ग्राउंड वाटर जो पोटेंशियल है इंडिया का, ठीक है, बता सकते हो, या इंपॉर्टेंस बता सकते हो, डेटा है तो उससे शो कर दो, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर को डिफाइन करोगे तो बहुत बचकाना नहीं लगेगा, तो इंपॉर्टेंस पोटेंशियल पे बात कर सकते हैं या यूसेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया होगा आपको अगर याद हो। आते हैं मेन चीज है, आज बॉडी पे बात कर रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे। तो दिस वन इज अ इशू बेस्ड क्वेश्चन, याद रखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है ना सीरियस डिक्लाइन हो रहा है। वाटर स्ट्रेस वाला क्वेश्चन क्या था तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो सीखा है कि टॉपर्स की कॉपीज से कि एक छोटा सा वे फॉरवर्ड जरूर देना, 2-3 पॉइंट का ही देना, छोटा स्पेस में ही कवर करना अगर स्पेस की कमी है, बट सर्टेनली देना इशू बेस्ड क्वेश्चन में। ये ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस के, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी में। पहला हमें शो करना है सीरियस डिक्लाइन कैसे हो रहा है। यहाँ पे डेटा फैक्ट्स फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला ये, सेकेंड वन इज ये, मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे। सेकेंड इज हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। इसका बस फूड देखो, एक होता है क्रॉप यील्ड की बात कर सकते हो, क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर सकते हो, बट ये पूरा फूड सिक्योरिटी को कंबाइनली बोल रहा है दिखाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि बस क्रॉप प्रोडक्शन पे मत जाइएगा, आपको पूरा फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज सीरियस कैसे डिक्लाइन हो रहा है, सेकेंड थिंग इज हाउ इट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी, एंड द थर्ड पार्ट इज वे फॉरवर्ड। कर दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, एंड देन कंक्लूजन पे आ जाएंगे। भर दोगे पेज इफेक्टिवली डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके, सो दैट्स इट इन क्वेश्चन को। सेकेंड मैं तो कहूंगा 7 को करना इफ पॉसिबल, जो आपको समझ आ रहा है। मैंने जो मुझे मेजर लगे मैंने उसको डिस्कस कर दिया, तरीका बता दिया। अब आई होप कि ज्योग्राफी में जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे प्लस और भी सब्जेक्ट्स में जब एक ही डिमांड पूछा रहेगा तो क्या करना होता है, कैसे 15 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है, उसका मैंने एक रफ आइडिया दिया। और ये आगे मैं और भी करवाऊंगा, अभी कोई इशू नहीं है, जरूरत पड़ा तो कल भी करवाऊंगा। ये मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा। अभी हम क्वेश्चन के कोर डिमांड को समझ कर रहे हैं और कैसे ब्रेक करके कोर डिमांड को हम एड्रेस करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में, इस पर बात करें, ना कि एक्जैक्टली क्वेश्चन में क्या लिखेंगे उस पर बात करें। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो मैं और इसको आगे करवा सकता हूँ प्रैक्टिस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे दो। आते हैं अब 10 सितंबर के आर्टिकल्स पे। पहला है, आपको पता है राधाकृष्णन सर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के इलेक्ट हुए, ठीक है, एंड ही विल बी द 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि धनखड़ साहब है, उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी तो उसके बाद वो बने। द हिंदू पेज नंबर 1, ठीक है। देन वी विल डिस्कस, इसमें रेलिवेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब कम शब्दों में, क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम्स एड्रेस कर चुका हूँ, तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं दूंगा। बट इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू होगा, वो भी हम देख लेंगे। इथियोपियाज अनवील्स अफ्रीकाज लार्जेस्ट डैम एमिट्स इजिप्ट प्रोटेस्ट। इजिप्ट प्रोटेस्ट कर रहा है ना, जो इथियोपिया है, ओके, तो वो लार्जेस्ट डैम, उसका लोकेशन देखेंगे। नाइल रिवर कैसे, मतलब उसका जो बेसिन है उसको समझेंगे, कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स में याद होगा अगर किसी को, तो 2023 प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन कि कॉन्गो बेसिन से रिलेटेड कंट्रीज का पूछा गया था क्वेश्चन। एंड अफ्रीका में जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर्स हो या लेक्स हो, उस पर यूपीएससी का नजर रहता है। हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिखता है, तो अगर ये न्यूज में है तो वी विल डेफिनेटली लुक एट इट, ठीक है। पूरा सब कुछ समझाऊंगा एंड देन एक पीवाईक्यू करेंगे इससे रिलेटेड। देन वी हैव थर्ड, रेयर अर्थ जो मेटल है उस पर चाइना का जो डोमिनेंस है, और चाइना ने अभी इसको इस पे कंट्रोल जो है या सेंट्रलाइजेशन कह लो, रूल्स के थ्रू करने की और कोशिश कर रहा है, तो इसी को समझेंगे। इसमें हमें हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए डेटा भरा पड़ा है, खजाना है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि क्यों चाइना का जो डोमिनेंस है, या हमें जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, डिपेंडेंस जो हमारी बढ़ गई है चाइना पे, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। द हिंदू पेज नंबर 7, ठीक है। देन वी हैव इंडिया लाइसेंसेस 5 फर्म्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन। तो मलेरिया के लिए वैक्सीन जो है उसको मास लेवल पे पहुंचाया जाए, तो जो इंडियन अथॉरिटीज है ना, उन्होंने लाइसेंस जो दे दिया है 5 फर्म्स को। तो हम समझेंगे कि किस तरह का ये जो है वैक्सीन है एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वैक्सीन जो बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। यूपीएससी अगर पिछले कोविड के एरा से देखो, तो जब से कोविड हुआ 5 to 6 ईयर्स अब होने को हैं, तो वैक्सीन रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछे हैं, तो वही हम समझेंगे, उसकी साइंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन वी हैव अ मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। एक नई स्टडी आई है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने किया है, उसमें बताया कि दिल्ली की वुमेन कितनी अनसेफ हैं, तो इसको हम देखेंगे द हिंदू पेज नंबर 4। सो लेट अस स्टार्ट। राधाकृष्णन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनडीए के ये कैंडिडेट थे, इन्होंने रेड्डी साहब को हराया 152 वोट से। ये रहा वोट डिफरेंस। अब हम आते हैं, इसको आप GS2 पॉलिटी के रूप में देख सकते हो, या स्टेट पीसीएस में सीधा आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको देख सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो महाराष्ट्र गवर्नर सीपी, अभी ये करेंटली महाराष्ट्र गवर्नर है, अब तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वाज इलेक्टेड एज द 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका कौन सा नंबर है, आपके ऊपर आप डिपेंड करता है। ये सब क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आएगा सीधा।
सो अगर यूपी वाला बिहार वाला देना चाहते हैं तो उनके लिए ये। सो हाँ, तो प्रीफरेंशियल वोट्स अगेंस्ट उनको 450 मिले, अगेंस्ट जस्टिस जो थे अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे उनको 300 वोट्स मिले। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो सर्व एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। इनका पोस्ट बहुत मैटर करता है। एक तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तो उनके जगह पे ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, एंड इनका एक एक्स ऑफिशियो इनके पोस्ट की वजह से इनको मिलता है पोस्ट डेजिग्नेशन जो कि है राज्यसभा की चेयरमैनशिप। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है इनका रोल। तो लेट अस सी, पहले एक बार इलेक्टोरल कॉलेज देख लेते हैं जिसको इस चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इलेक्टेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, ये इतना बेसिक आपको पता होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट में हम आते हैं तो यहाँ पे हम बस पार्लियामेंट में रहेंगे, एंड पार्लियामेंट में भी चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों इंक्लूडेड होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एक चीज है कि अभी टोटल स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा और राज्यसभा को मिला दो, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स तो 788 है, जिसमें से कुछ सीट्स खाली हैं, वैकेंट है। जैसे 781 ही टोटल सीट्स हैं, 7 सीट्स खाली हैं, दोनों को कंबाइन लिया अगर देखो। ठीक है, तो वी हैव राज्यसभा में 239 है और इसकी स्ट्रेंथ 245 है, मतलब 6 सीट्स यहाँ खाली हैं एंड 1 सीट इधर खाली है। अब यहाँ पे 6 सीट्स खाली हैं, आपको याद है 4 तो जम्मू कश्मीर में ही खाली है 2021 से। हमने इस आर्टिकल को भी डिस्कस किया था अगस्त में, आई गेस आपको पता होगा। तो वी हैव 781 सीट्स। अब उसमें से 14 जो मेंबर्स इन्होंने ये वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एब्सटेन किया। ठीक है, एंड बाकी जो 467 जो मेंबर्स ने वोटिंग की है, एंड जिसमें 15 वोट इनवैलिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया, एंड देन वी हैव 752 जो है वैलिड वोट्स, जिसमें कि 452 सीपी राधाकृष्णन को मिला एंड 300 वोट जो है ना बी सुदर्शन रेड्डी को मिला। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि कैसे होती है वोटिंग, तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा पिछले वीडियो में, अगर देखा होगा तो मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड जो बैलेट सिस्टम यूज किया जाता है उसमें सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। ओपन बैलेट राज्यसभा इलेक्शन में बस होती है। ठीक है, अब चलो आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब होना चाहिए। आर्टिकल 64 ये इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, देन वी हैव 65 जो कि प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वो एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। देन वी हैव 65, इनका जो इलेक्शन अभी हुआ है वो पूरा प्रोसेस 66 में ये पूरा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है। ठीक है, ना आपके पास एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, आपको बताना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है उसके बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। देन वी हैव आर्टिकल 67, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मतलब कि अभी के इलेक्शन से रिलेटेड है कि कब होना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव 69, ओथ एंड अफर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि रिमूव जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट या कह लो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो किस आर्टिकल में उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है, ये तीसरा क्वेश्चन ऑफ द डे। 70 में डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। ठीक है, एंड 71 में जो इनके इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होगा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा उसके बारे में। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये PYQ 2013 का है और आई थिंक इसमें सेकेंड पार्ट रह गया, इसके लिए माफ कीजिएगा। पहला है फर्स्ट करेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड करेक्ट होगा, तीसरा जो ऑप्शन है दोनों होगा और चौथा में नीदर होगा। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है, अटेम्प्ट करो। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज, इथोपियाज इनोग्रेट्स अफ्रीकाज बिगेस्ट डैम डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम डाउन स्ट्रीम इजिप्ट। अब थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है, सो लेट अस कम टू दिस थिंग। ये है आपका इथोपिया, ये रेड सी कल परसों डिस्कस किया था, देन पर्सियन किया था, एंड नाउ वी आर हियर। ओके, सो लेट अस डू दिस थिंग कि इथोपिया ये रहा, एक मिनट, हाँ ये इथोपिया रहा और ये इजिप्ट रहा। ये आपका नाइल रिवर जो है ओरिजिनेट करता है कहाँ से, लेक विक्टोरिया। देखो कितने सारे कंट्रीज आ गए, मेजरली युगांडा है, कीनिया है, तंजानिया है, मतलब इन 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर से, मतलब ये इतना बड़ा लेक है अफ्रीका का। अब देखो यहाँ से जो नाइल निकलती है उसको व्हाइट नाइल कहते हैं यहाँ तक, एंड देन लेक ताना है या टाना जो भी कह लो, वो इथोपिया से निकलती है, वो मिल जाती है व्हाइट नाइल में, यहाँ खार्तूम में, जो कि कैपिटल है सूडान का। और फिर ये रिवर आगे बढ़ती है, आगे जाती है, इजिप्ट में इंटर करती है, एंड देन कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट का, मेडिटेरियन सी में जाके ये गिर जाती है। सो द थिंग इज
कि व्हाइट नाइल है जो कि युगांडा से निकलता है एंड ब्लू नाइल जो है इथोपिया से निकलता है, दोनों मिलकर ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। अब इस कंट्री मतलब पूरा अगर देखो इस रिवर का फ्लो या बेसिन कह लो, बेसिन क्या होता है कि जितना भी मतलब बाउल सिस्टम एक तरह का, जितना भी पानी है ना इकट्ठा होकर मेन रिवर में चला जाता है, ठीक है। तो कितने बेसिन्स हैं, कितने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और कहाँ फॉल करती है इस पे पूछता है, सोर्स कहाँ है ये पूछता है। तो दो सोर्सेस हैं, लेक टाना एंड लेक विक्टोरिया। लेक टाना इज इन इथोपिया एंड लेक विक्टोरिया इज मेजरली इन युगांडा, ठीक है। दोनों मिल जाते हैं खार्तूम में जो कि सूडान का कैपिटल है, एंड देन फॉल इनटू। अब जो डैम बना है ना वो सूडान के कैपिटल के आसपास, सॉरी सूडान के बॉर्डर के आसपास इथोपिया ने बनाया है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। यही है पूरा न्यूज। अब कंट्रीज ऑफ बेसिन में देखो तो इथोपिया, सूडान, इजिप्ट, युगांडा, ये तो आएंगे ही, क्लियरली आएंगे, और साउथ सूडान भी आएगा। साउथ सूडान कहाँ है, मैं थोड़ा सा इस इमेज को क्लियर कर देता हूँ। ये रहा साउथ सूडान, ये, ठीक है, एक मिनट में, ये रहा साउथ सूडान। देन टोटल 11 कंट्रीज हैं, एंड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इस पर कि कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 9, कोई कहता है 11, बट नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग देयर आर 11 कंट्रीज जिनकी मतलब कि नाइल के बेसिन में वो आती है। सो देख लो ये कंट्रीज, ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब याद रहेगा इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है नाइल की, तो एक तो पहले देख लो लेंथ क्या है, इतना लेंथ है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है, एंड डिस्प्यूट इसका अमेजोन के साथ चलता है, ठीक है। फिर वी हैव मेन ट्रिब्यूटरीज, अगर देखो तो व्हाइट नाइल है, ब्लू नाइल है, मतलब इस चीज पे डिस्प्यूट चलता है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉन्गेस्ट जो है नाइल ही है, एंड लार्जेस्ट जो है अमेजोन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना, बहुत ये सब चीजें बहुत फैक्चुअल होती है, मतलब कि आपको याद है थोड़ा बहुत इधर उधर एरर हो गया तो फिर समटाइम्स बच्चे कहते हैं कि यार सर इसका ये होगा वो होगा, यार बहुत फैक्ट्स होते हैं ना, हजारों लाखों फैक्ट्स हैं, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस चीज को नहीं लेना है, मतलब कि आप रीचेक कर लो, या बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिस पे डिस्प्यूट भी चलते हैं, तो आपको एक साइड लेना पड़ता है। वो भी एक दिक्कत है कि अगर आपने एक साइड लिया तो दूसरे साइड वाले कहेंगे कि सर इसका तो ये दिया हुआ है गूगल में, तो फिर वो बच्चे इस चीज को लेके इशू रेज करते हैं। उनका रेज करना कंसर्न सही है, बट आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये सब माइन्यूट चीजें होती हैं, इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीजों में गलती अगर हो तो उन चीजों पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ तो वेयर आई एम, हाँ तो लेंथ इतनी है। मेन ट्रिब्यूटरीज व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल पे बात कर चुका हूँ, कंट्रीज ऑफ बेसिन बात कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंस जो है 97% जो फ्रेश वाटर इजिप्ट में है ना, बहुत बड़ा सोर्स है इजिप्ट के लिए, वो नाइल ही है, और इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, नेविगेशन, पावर, इन सब में इंपॉर्टेंट है, पावर जनरेशन में। और इसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हिस्टोरिक राइट्स अंडर कॉलोनियल एरा ट्रीटीज, इथोपिया रिजेक्ट्स दोज ट्रीटीज एज अनफेयर एंड असर्ट्स। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें लोकेशन देखना था। और बस इतना मैं बता दूं कि इथोपिया जो है ना अभी 2011 से एक डैम बना रही थी जिसका नाम है GERD, ये न्यूज में रहता है, और आपको जितने भी टेस्ट सीरीज दोगे ना आने वाले 26 अटेम्प्ट के लिए हर जगह दिखेगा। तो इनॉग्रेट किया यहाँ के प्रेसिडेंट ने। ब्लू नाइल पता है निकलती है इथोपिया से, हेलिंग इट्स अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाउएवर इजिप्ट जो कि 97 बता ही चुका हूँ, और यूएन में इस चीज को रेज करेगा। अब देखो ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस जो डैम है जर्ड, लोकेशन क्या है, ब्लू नाइल नियर सूडान बॉर्डर, ये बता चुका हूँ, स्टार्टेड इन 2011 इटसेल्फ। देन हाइट क्या है, कितना, यार ये सब याद नहीं रहेगा, बस बताने के लिए। एंड पावर जनरेट इतना करेगी, तो लार्जेस्ट अफ्रीका में इसीलिए है कि इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज्यादा। अब एक क्वेश्चन है, इससे नहीं है डायरेक्ट, बट अफ्रीकन रिवर से है कि कोंगो बेसिन जो है उसमें इन चारों में से कौन सी कंट्रीज हैं, ओके, ये आपको बताना है। आते हैं रेयर अर्थ मेटल पे, तो सिंपल सा ये आर्टिकल है, इसमें डेटा ज्यादा है और 5 चार्ट्स बना रखे हैं, इसी 5 चार्ट्स पे हम मेनली बात करेंगे। एंड इस डेटा को आप लिख सकते हो कि ग्लोबल रिजर्व्स, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल बहुत न्यूज में है और मल्टीपल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी। सो क्या है ना कि लास्ट मंथ चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया एंटरिंग मेजर्स टू टाइटन कंट्रोल्स ओवर रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। इन दोनों चीजों पे मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश की। द रूल्स आर द लेटेस्ट इन द बीजिंग एफर्ट्स टू सेंट्रलाइज ओवरसाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रिसाइकलिंग। तो एक तरह से बीजिंग इस चीज, इन जो रेयर अर्थ मेटल को एक तरह से उसका रेगुलेशन कंट्रोल करने की या टाइटन करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना कर रहा है तो इससे हमें क्या मतलब, इसका रीजन है, रीजन ये है कि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेयर अर्थ मेटल में करेंटली। कैसे है, वही है पूरा ये आर्टिकल, ओके। सो चाइना जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैज टाइटेंड रूल्स ऑन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अर्थ मेटल, मतलब कि ये आपको दिखेगा भी डेटा में, ठीक है। और इसका क्या यूज है, रेयर अर्थ मेटल का क्या यूज है, वाइटल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इसका रूल है जो कि 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा मतलब कि
जो इंडस्ट्रीज हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रोल है. द मूव शोज चाइनाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन इट्स ग्रिप ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड हाईलाइट्स अदर कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर दिस क्रिटिकल मिनरल्स. अब ये आगे और क्लियर होगा. अब देखो, ग्लोबल रिजर्व्स की जब बात की जाएगी तो चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल का 48.9% है. अब रेयर अर्थ मेटल है क्या? रेयर का क्या मतलब है कि आप जब पढ़ते हो तो क्या लगता है कि मिलता नहीं है कहीं? ऐसा कुछ नहीं है. इसका नाम रख दिया, चलो ऐसे ही उसको नाम रख दिया, ऐसा कुछ नहीं. देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ना, डिस्पाइट द नेम आर नॉट पार्टिकुलरली स्कार्स. देखो, इस आर्टिकल में क्लियरली बताया जा रहा है. अब अकॉर्डिंग टू आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से देखो तो 17 मेटल्स है, 17 मेटल्स जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं. अब ये आप देख सकते हो. एंड प्रोमेथियम जो है ना इसमें नहीं आता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है. माइट भी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि एक मेटल जो है नहीं आता है. 17 आ रहे हैं जिसका नाम इसमें दिया हुआ है. ठीक है. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे चार्ट वाइज. पहले में है ग्लोबल रिजर्व्स की बात करो तो चाइना 48.9% है. देखो, ऑलमोस्ट 50%. देन ब्राजील 23.3% एंड इंडिया 7.7%. मतलब कि पॉइंट ये है कि चाइना ऑलमोस्ट 50% है और हमारा जो शेयर है ग्लोबल रिजर्व्स में 7.7%. माइन प्रोडक्शन में अगर बात करो तो हम बहुत पीछे हैं. देखो, सेकेंड चार्ट में इंडिया 0.9% ही माइन प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना 65.8% वर्ल्ड का प्रोड्यूस कर रहा है. यही इसको बनाता है डिफरेंट. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना. 65.8, यूएस 13.2 एंड देन म्यांमार या बर्मा कह लो 9%. देन मेजर एक्सपोर्टर्स की बात अगर की जाए तो यहाँ भी देखो कि कितनी सारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी चाइना पे, 1/3 ऑलमोस्ट 28.9%. देन मलेशिया 21.7%. देन यूएस 15.6%. सेक्टर वाइज डिमांड देखो तो मैग्नेट्स, क्रेमिक्स एंड फॉस्फरस एंड ऐसे डिस्प्लेज में इसका यूज होता है. चौथे जो चार्ट है ना उसमें इसे एक्सप्लेन किया कि कहाँ इसका डिमांड है मेजरली. तो सबसे ज्यादा मैग्नेट्स यूज बनाने में इसका यूज होता है और इस आर्टिकल में इसके बारे में बात भी किया गया. देन मेजर इंपोर्टर्स जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है रेयर अर्थ मेटल, उसमें किसका है परसेंटेज वाइज देखो तो जापान 28, सबसे बड़ा जापान इंपोर्टर. देन यूएस सेकेंड नंबर पे एंड देन नीदरलैंड्स. हम भी होंगे लेकिन इनके कंपेरिजन में हम कम है. ठीक है. सो यही है पूरा आर्टिकल. इससे रिलेटेड 2 MCQs हैं जिसको आप देख सकते हो एंड बना सकते हो. ठीक है. रेयर अर्थ मेटल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है. देन एक ऐसा MCQ है जो मैंने कंबाइन किया, वो इंडियन पर्सपेक्टिव में रेयर अर्थ मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे 2021 में क्वेश्चन आया था. ठीक है. तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ये अलाउ करता है ओशन में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, माइन कर सकते हो. ठीक है. तो उसमें रेयर अर्थ मेटल जो है ना इंडियन ओशन में है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इस बेसिस पे. देन वी हैव सेंटर ग्रांट्स लाइसेंसेस टू 5 फर्म्स टू मैन्युफैक्चर इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन. देखो, सिंपल है, मलेरिया एक डिजीज है. इसके कॉज का जो है ना आई थिंक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ना एक प्रोटोजोआ है. हाँ, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना. मुझे लगता है प्रोटोजोआ है. तो ये तो है ही प्लाज्मोडियम पैरासाइट. अब हम आते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है. थ्रू अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. अब बताओ इसकी वजह से एक और डिजीज होता है, बता सकते हो एक या दो और डिजीज होता है, वो आपके लिए क्वेश्चन है. सिम्टम्स में ये सारी चीजें हैं सिमिलर टू जो हमारा डेंगू चिकनगुनिया होता है. ठीक है. एंड रीजन फॉर स्प्रेड क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, स्टैग्नेंट वाटर. ठीक है. तो उससे ये मच्छर जो है ना उनकी जनसंख्या बढ़ती है. अब कंटेक्स्ट देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने 5 फर्म्स को लाइसेंस जो है ना दे दिया है बनाने के लिए. तो ये पहला फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन होगा जिसको ICMR एंड पार्टनर्स ने डेवलप किया. और वैक्सीन टारगेट करेगा मलेरिया पैरासाइट को बिफोर इट इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम्स एंड दस प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन. ठीक है. सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 1.4% ऑफ ग्लोबल मलेरिया जितने भी केसेस होते हैं 1.4% है. ठीक है. एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए. एंड 66% पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखो तो. ठीक है. दैट्स इट. एंड सॉरी दैट्स इट कैसे, अभी तो एक्सप्लेन करना है कि क्या है पूरा ये वैक्सीन. ये इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. सो द वैक्सीन टाइप जो मेंशन किया गया है वो एडाफेल्सीवैक्स, अ रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन. इसको तोड़ेंगे. रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है, काइमेरिक का क्या मतलब है, मल्टी स्टेज का क्या मतलब है, ये 3 हिस्सों में तोड़ के इसको समझेंगे. अब ये जो वैक्सीन है ना, इट वर्क्स अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, रिमेन्स इफेक्टिव फॉर ओवर 9 मंथ्स एट रूम टेम्परेचर. 9 महीने तक ये इफेक्टिव रहेगा एंड इज अफोर्डेबल, स्टेबल एंड स्केलेबल. मतलब इजिली आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, पहुंचा सकते हो भारत के अलग अलग हिस्सों में. सो लेट अस सी रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हो. साइंटिस्ट टेक यूजफुल जीन्स फ्रॉम वन मलेरिया पैरासाइट एंड पुट देम इनटू द अनदर सेफ सिस्टम लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हो और जीन्स निकाल रहे हो मलेरिया जो मतलब पैरासाइट है उसको पुट कर रहे हो बैक्टीरिया या यीस्ट में, जिससे कि प्रोड्यूस प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर आवर इम्यून सिस्टम. काइमेरिक का क्या मतलब होता है कि इट कंबाइंस डिफरेंट पार्ट्स. अब एक ऑर्गेनिज्म है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके इसे डेवलप किया जाएगा सो दैट प्रोटीन प्रोड्यूस करे हमारा इम्यून सिस्टम. थर्ड इज मल्टी स्टेज. मल्टी स्टेज का क्या मतलब है कि मलेरिया पैरासाइट हैज डिफरेंट स्टेजेस.
ठीक है, उसको ये एड्रेस करेगा। ओके, दिस वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट मोर देन वन स्टेज, ठीक है। एंड देन स्टॉप, तो वैक्सीन का सिंपल मतलब होता है कि जब हमें बाइट करेगा ना ऐसा मॉस्किटो, उससे पहले ही हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना प्रिपेयर रहेगी, एंड ऐसा नहीं कि डिजीज हो गया तब हम वैक्सीन लेंगे, डिजीज से पहले ही लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जैसे पोलियो होता है, या आप कोविड के समय में जो इतने वैक्सीन लिए हैं। ओके, सो लेट अस, ओवरऑल पर्पस क्या है कि ब्रॉडर एंड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन बाय टारगेटिंग मलेरिया पैरासाइट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स लाइफ साइकिल, रिड्यूसिंग बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये इसका फंक्शन है, पर हमें यहाँ फोकस करना था। रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन का क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है, काइमेरिक का क्या मतलब है, एंड देन मल्टी स्टेज का क्या मतलब है, ठीक है। सो लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसी से है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर का सिंपल मतलब है यहाँ पे कैरियर कौन है, ठीक है। सो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड, रिकॉम्बिनेंट का तो यही मतलब है, यही ब्रेक हो गया। एंड वेक्टर वैक्सीन का मतलब है कौन, जैसे कि हमने क्या किया कि डिफरेंट पार्ट्स को हमने ले लिया एंड देन हमने डिफरेंट पार्ट्स को लेकर एक हाइब्रिड वैक्सीन बनाया। मैंने बात की ना, फ्रॉम वन मलेरिया का पैरासाइट से आपने ले लिया प्रोटीन एंटीजन, एंड सो इट्स लाइक अ हाइब्रिड वैक्सीन एंड विथ मल्टीपल प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। अब ये वेक्टर यहां पे बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन द मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल हमारा है पुअर नारी रैंकिंग एक्सपोजेस वुमेन सेफ्टी गैप्स इन इंडिया। अब इसको ब्रेनस्टॉर्म करो आप, इस आर्टिकल को कैसे यूज करोगे। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये स्टडी किया है 31 सिटीज में, जिसमें दिल्ली 28, मतलब क्या कह सकते हो, फोर्थ लास्ट कह सकते हो। और भी 4 सिटीज नहीं, तीन सिटीज हैं जो दिल्ली से भी खराब है, बट दिल्ली की पॉपुलेशन या इंपॉर्टेंस के हिसाब से, एंड दिल्ली में जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं 2013 में जो हुआ था, ठीक है, तो वो उन चीजों को, सॉरी 2012 में हुआ था, तो उन चीजों को देखते हुए जो है चीजें नहीं बदली हैं, नहीं सुधरी हैं, वो अभी भी प्रेवलेंट है। उसी स्टडी में ये पूरी बातें रखी गई है, आप इससे फैक्ट्स निकाल सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। मतलब कि अपने जो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, वर्क प्लेस पे, घर में, बाहर, मतलब घर के बाहर, ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। अगर मेरी हेल्थ सही रही तो डेफिनेटली, लेट्स सी क्या होता है। अभी थोड़ा दिक्कत तो जरूर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गिविंग मी सो मच इंपॉर्टेंस कि लेक्चर को आपने खत्म किया। एंड आप अपनी जो ब्रेनस्टॉर्म की गई कॉपी है उसके बारे में, उसको आप लोग सबमिट कीजिए, एंड थोड़ा सा बताइए जो मैंने आज क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, कैसा रहा आप लोगों के लिए। आई मीन ये इस तरीके का अप्रोच अगर हम हर सब्जेक्ट में 1-2 बार ले लूँ, मैंने 1-2 दिन इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँ कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा या नहीं। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल।